Okay, hey, all right, and welcome to all in today's द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। नाउ डेली के बेसिस पे पेज वाइज डिस्कशन करते हैं। हर एक पेज से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको नोट्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। उसके नोट्स टेलीग्राम में आपको फ्री में मिलेंगे। जब नोट्स हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक या कमेंट बॉक्स में पिंड जो लिंक है उसको टैप कीजिए, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और सर्च कीजिए पंकज बोहरा ऑफिशियल, आपको वो मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट कीजिए। आगे पेज वाइज डिस्कशन। सबसे पहले पेज में एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। 2600 लोग मारे जाते हैं टर्की सीरिया में, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड 7.8 का, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाता है। तो जनरली होता क्या है, जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट भी हैं वो ढह जाते हैं। सोचो, टर्की और सीरिया में, और करीबन करीबन यहाँ पर 2600 लोग मारे गए हैं अर्थक्वेक की वजह से। अर्थक्वेक एक मेजर प्रॉब्लम है नेपाल में, इवन इंडिया में भी। जब नेपाल में आता है इंडिया में भी हल्का जो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो नेपाल है वो इंडिया से लगा हुआ है। इंडिया के किस से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के कौन से ज़िले से पूछेगा तो पिथौरागढ़ से, ठीक है। किससे? पिथौरागढ़ से, चंपावत से नेपाल लगा हुआ है। अब उत्तराखंड जब नेपाल से कनेक्टेड है तो नेपाल में जितना मैग्नीट्यूड का आता है उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को पड़ता है, इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में भी देखने को मिलता है। तो ये अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, 2600 लोग मारे गए टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक की वजह से। ये पहली न्यूज़ थी। बट सेकंड न्यूज़ करेंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली टू एनुअल लॉयर्स एलिवेशन एज जज। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है, एक पिटीशन सुनने वाला है जिसमें कि जो लॉयर्स हैं अगर उनको प्रमोशन दे दिया जाए एज ए जज में, ठीक है, तो लॉयर को जज कैसे बनाएगा, कौन बनाएगा? ये बनाता है सिर्फ एक ही बंदा, जिसे कहते हैं कॉलेजियम। ये ग्रुप होता है एक, ये क्या होता है? ग्रुप होता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट पिटीशन सुनने वाला है जितने भी लॉयर्स को जज में बनाने वाले हैं। और ये भी कहा जाता है कि कॉलेजियम, देखिए कॉलेजियम सिस्टम में सबसे पहले पढ़ा देता हूँ, फिर इस पूरे न्यूज़ का क्रक्स बता दूंगा। ये न्यूज़ ये कहती है, बट न्यूज़ सुनने से पहले और विदाउट मूविंग फर्दर, टेलीग्राम ग्रुप में आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है पंकज बोहरा ऑफिशियल, और आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर जितने भी डिटेल में पेज वाइज नोट्स होते हैं 6 फरवरी के, मतलब पूरा सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज आपको नोट्स इसी चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बाद में ये ग्रुप प्राइवेट हो सकता है, तो इसको पहले ही ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहला हम जान लेते हैं कॉलेजियम सिस्टम का मतलब क्या है। देखिए कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जनरली यूज़ किया जाता है जजेस को अपॉइंट करने में, जजेस को एलिवेट करने में। कोई लॉयर है तो उसको जज बनाने में, कोई हाई कोर्ट का जज है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने में, कोई लॉयर है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो। तो इसमें काम करते हैं 5 लोग इस ग्रुप में। एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि DY चंद्रचूड़ जी हैं, और ये 50th हैं। और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, मतलब 4+1, 4 सीनियर मोस्ट जज, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये लोग क्या करेंगे, नाम देते हैं केंद्र सरकार को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप इन लोगों को अपॉइंट कीजिए। पहली बार बाउंडिंग या बाउंडेशन नहीं होती सरकार पे कि एक्सेप्ट करना है, बट अगर कॉलेजियम मतलब उन 5 लोगों का ग्रुप सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से वो नाम दें तो जजेस और लॉयर को उनको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, अगर दूसरी बार कॉलेजियम सिस्टम नाम देता है तो। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में मैं बात करूं तो बहुत सिंपल सी बात है। कुछ जैसे मैं कहूँगा, एक वाइट पेज में इन 5 ने नाम लिखे, कॉलेजियम सिस्टम ने नाम लिखे, ये किसको जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नाम देखेगी और इन्हीं नामों से उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक खास बात याद रखना, जजेस के अपॉइंटमेंट में केंद्र सरकार का, सेंटर का कोई रोल नहीं होता। पहले सेंटर सोच रही थी, देखो सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनका रोल आ जाए ना जजेस की अपॉइंटमेंट में, सोचो कितना दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जुडिशरी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के। तभी ये खास बात है कि हमारी जो जुडिशरी है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है, उसकी अपॉइंटमेंट बहुत अलग तरीके से होती है, जिसमें जजेज ही दूसरे जजेस को लगाते हैं। एक कोशिश की गई थी
99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तौर पर, जिसे NGAC बोला गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। ये कमेटी ये बोली गई कि जो नए नए जजेस हैं, अगर उनको अपॉइंट करना है तो कुछ तो 4-5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, और कुछ 3 मंत्री सरकार के होंगे। तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कोई भी पकड़ नहीं होगी इनके जजेस को अपॉइंट करने में। तो अभी सिर्फ प्रेजेंटली मैं बात करता हूँ, करंट सिचुएशन में सिर्फ हमारे कॉलेजियम सिस्टम यानी कि जजेस ही दूसरे जजेस को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी से रिलेटेड हिंदू एनालिसिस क्वालिटी कंटेंट में आपको मिल जाता है। अब मैंने कहा कॉलेजियम के बारे में, ठीक है, कॉलेजियम के बारे में, तो यहाँ पर ये बोला गया है, DY चंद्रचूड़ जी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अभी भारत के न्यायाधीश हैं अभी, तो इनका ये कहना है कि अगर हम जनरली जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनसे भी क्या कर लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। ठीक है, हालांकि ये पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो पहले पेज में देखो, एक ये न्यूज़ थी, एक ये न्यूज़ थी। ठीक है, देखो सेकंड पेज में कोई न्यूज़ है क्या? नहीं है न्यूज़। आप लोगों में इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को हर पेज में इसलिए बताता हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चले कि यस कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, कौन सी न्यूज़ क्या करनी है, छोड़नी है, इग्नोर करनी है। ओके, देखिए अभी अपकमिंग इवेंट बता देता हूँ कौन सा चल रहा है, माइंड में डाल लेना बस, जब वो इवेंट आएगा तब हम उसको डिटेल में करेंगे। G20 समिट इस बार कहाँ होने वाला है? दिल्ली में। तो ट्रैफिक पुलिस है चॉक्ड आउट एन एलोबरेट प्लान दैट विल इंक्लूड ए पार्किंग अलर्ट मैकेनिज्म इंटीग्रेटेड विद द एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए 18वीं G20 समिट कहाँ होने वाली है? सितंबर 9 और 10 को नेशनल कैपिटल दिल्ली में। इस बार की 18वीं G20 समिट, बहुत बड़ी बात है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 समिट की, और ये इस बार दिल्ली में होने वाली है, सितंबर माह में होगी 9 और 10 को। और G20 उन ग्रुप का देश समूह है, 19 कंट्रीज़ हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं और इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, मतलब विकासशील देश भी है और विकसित देश भी G20 समिट में आते हैं। एक होता है G7 समिट जिसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ ही देखने को मिलती है। तो G20 कंट्रीज़ वही है, क्लाइमेट चेंज पे बात करती है, टेररिज्म पे बात करती है, या अभी ग्लोबल लेवल पर कोई चीज़ चल रही है तो उस पर बात करती है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इस बार की G20 समिट 18वीं वाली भारत में होने वाली है, भारत के नई दिल्ली में होने वाली है। और कल भी मैंने पढ़ाया था कि जो मनीष सिसोदिया जी हैं, जो डेप्यूटी CM हैं आम आदमी पार्टी जो सरकार है न्यू दिल्ली में, उन्होंने कहा है कि कुछ 900 करोड़ रुपए हमें दो ताकि हम G20 समिट को अच्छे से करा पाएँ। राइट, चलिए पेज नंबर 3 में जाते हैं। कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है, और ये वाला हमारा काम का है। ये देखो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगा हुआ एक प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने की बहुत अग्रसर है, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, CM हैं, वो मिलते हैं वर्ल्ड बैंक की टीम से। और हिमाचल प्रदेश का टारगेट है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो भी हिमाचल प्रदेश की PCS की तैयारी कर रहे हैं, कि हिमाचल प्रदेश में ग्रीन एनर्जी जो स्टेट है वो 2025 तक बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हिमाचल प्रदेश ने जारी किया कि हम 2025 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएंगे, और इसके लिए वो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि यार ये राज्य तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसने एस्टिमेट लगाया 2500 करोड़ रुपए का। ग्रीन एनर्जी स्टेट का मतलब क्या होता है? जिसमें सोलर पैनल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, डीकार्बनाइजेशन किया जाएगा। एक हिमाचल प्रदेश का ये आप लिख सकते हैं कहीं भी एग्जाम्पल, विच इज़ रिलेटेड टू ग्रीन एनर्जी स्टेट। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान ओपन प्रिजन हेल्पिंग ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ इनमेट्स, आपको नहीं करना। 3 माइग्रेंट वर्कर किडनैप्ड इन मणिपुर, आपको ये इग्नोर कर देनी है। नेक्स्ट पेज आते हैं। कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर
लुक्स लाइक अफगानिस्तान आफ्टर ड्राइव, पूंछ वूछ वगैरह जिले में है। आरएसएस, मोहन भागवत बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएसएस के फाउंडर बोले जाते हैं, उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। नन ऑफ योर बिजनेस एज पर सिलेबस बाय यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, राइट। नेक्स्ट है यूडीएफ लॉन्चेस स्टिल इन केरला असेंबली, फ्यूल टैक्सेस सेस ड्रोन प्रोजेक्ट सेज मोदी। आपको ये नहीं करना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इफ वीमेन इज डिटेन्ड एट होम टू प्रिवेंट, आपको नहीं करना। तेलंगाना ने बजट पास किया 2.9 लाख करोड़ का, जिसमें नए टैक्सेस नहीं डाले गए। कोटियार लियोपार्ड को स्पॉट किया गया, तो वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके पीछे लगा हुआ है। कोई काम की न्यूज़ नहीं है, कोई काम की न्यूज़ नहीं है। देखो, मैं इसलिए ही आपको हर एक पेज से हर एक लाइन इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि न्यूज़पेपर में कौन सी चीज़। 1 घंटे का नहीं होता न्यूज़पेपर, आधे घंटे से ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए न्यूज़पेपर, क्योंकि हर एक पेज काम का नहीं होता, सिर्फ 2-3 न्यूज़ें काम की होती हैं। देखो, ये एडिटोरियल आपके काम का नहीं होगा लॉन्ग टर्म तक, बट मैं बता देता हूँ कि ये इश्यू क्या है, होता क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो सबसे पावरफुल देश है, उसकी एयर स्पेस में एक चाइनीज़ बैलून ट्रैवल करते हुए देखने को मिलता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफेंस फोर्सेस उस बैलून को शॉट टारगेट कर देते हैं, उसको फोड़ देते हैं। इस पे उससे पहले क्या हुआ था, जो G20 बाली समिट हुई थी, जिसमें बाइडेन और सी जिनपिंग मीट कर रहे थे, उस पर यह बोला गया था कि हाँ, हमारे यूएसए के टॉप डिप्लोमेट्स और चाइना के टॉप डिप्लोमेट्स जाएंगे। तो यूएसए के जो बाली मीट हुई थी, इंडोनेशिया बाली मीट हुई थी, यूएसए के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी ने ये बोला था, ब्लिंकन ने ये बोला था कि मैं चाइनीज़ टॉप ऑफिशियल से मिलूंगा। बट उससे पहले ही विजिट में एक गुब्बारा देखने को मिलता है, जो कि यूएसए की एयर सर्विस में घूमता हुआ देखने को मिलता है। अब चाइना वाले कहते हैं कि भाई साहब, ये तो मेट्रोलॉजी वाला था, कि हम इसे तो वेदर का पता कर रहे थे, वेदर फोरकास्ट का पता कर रहे थे, बारिश कब आएगी उसका। पर यूएस ने कहा कि नहीं, हमारे एयर स्पेस में आपकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है 2 देशों के बीच में। हालांकि आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी में भी नहीं आएगा कि किस देश ने चाइना का वो फोड़ा बैलून, ठीक है, कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पूरे आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि कब से यूएसए और चाइना की कंट्रोवर्सी चल रही है, राइट। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एंड ऑफ लाइफ डिसीजन, यानी कि अपना जीवन खत्म करने का डिसीजन क्या होता है, जिसको बोलते हैं यूथेनेशिया उसको बोला जाता है। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव इन 2018 एंड अलाउड पैसिव यूथेनेशिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2018 में कि जो यूथनेशिया है, पैसिव यूथनेशिया को भारत में हम अलाउ कर देंगे। मतलब एक मान के चलो, बहुत एग्जाम्पल सिंपल सा मैं बताता हूँ। एक आदमी है, बीमार है, और उसको पता है कि वो दवा देकर भी नहीं बचेगा, सिंपल सी बात है, पर उसको दर्द बहुत हो रहा है। अब वो चाहता है कि ये दर्द ना हो, इसलिए मैं मर जाऊँ। तो 2 चीज़ें हैं, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, एक होता है पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में क्या करा जाता है, ये दूसरे कंट्रीज़ में होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको मौत का इंजेक्शन दे दो, सपोज। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि धीरे धीरे उससे पूछा जाता है कि उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो तो कोमा में है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि जो मेडिकल चीज़ें हैं दे रहे हैं, दवा देना उसको बंद कर देंगे, उसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट देना है वो बंद कर देंगे ताकि स्लो उसकी डेथ हो जाए। बट एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, तुरंत ही, कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो मरना चाहता है तो उसको पॉइजन दे दो तुरंत, तो वो होता है एक्टिव यूथनेशिया, डायरेक्ट इंजेक्शन दे दो, है ना। बट इंडिया में इन दोनों में से, इन एक्टिव और पैसिव में से कौन सा लीगली तरीके से अलाउड है, पैसिव यूथनेशिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, पहले क्या होता था, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता था उसको काउंटर साइन करने पड़ते थे। मतलब एक लेटर है, मान के चलो, एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक एक्स नाम का लड़का है,
वो बहुत ज़्यादा बीमार में बेड में पड़ा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, इसके यहाँ पर गार्जियन खड़े हैं, मान के चलो ये गार्जियन है, ये गार्जियन है, ये भीड़ लगी है, ये बेड है, ये हॉस्पिटल का कमरा है, मान के चलो ये गार्जियन खड़े हुए हैं, ठीक है। इस बंदे ने, ये तो कोमा में है, दर्द भी हो रहा है, बोल भी नहीं पा रहा ये कह रहा है कि मुझे पैसिव यूथेनिया चाहिए, मुझे मरना है। तो इसने अपने को ये वाला गार्जियन अब नॉमिनेट किया है कि हाँ ये बंदा बताएगा कि साइन करने हैं या नहीं, ठीक है। तो ये वाला सपोज ए नाम का बंदा है। अब होता क्या है कि ये बंदा साइन कर देगा तो जो नए डायरेक्शन अभी दिए गए हैं पैसिव यूथेनेशिया से रिलेटेड, कि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उस फिर लेटर में साइन नहीं कराने पड़ेंगे। हाँ, नाउ जो ओरिजिनल गाइडलाइंस हैं इसमें क्या होगा, जो एग्जीक्यूटर शुड नेम ए गार्जियन, जैसा मैंने कहा कि एक्स पर्सन बेड में पड़ा हुआ है तो उसको अपने एक गार्जियन का नाम बताना पड़ेगा, और वही कॉन्सेंट देगा कि हाँ इसको पैसिव यूथेनेशिया देना है या नहीं। साथ ही साथ मैं एक और नई गाइडलाइंस के बारे में भी बता दूं, जो हॉस्पिटल स्टाफ होगा उसको प्राइमरी मेडिकल बोर्ड सेटअप करना पड़ेगा, जो कि सर्टिफाई करेगा कि हाँ इसको पैसिव यूथेनेशिया देना है या नहीं देना है। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस बार का नया बदलाव क्या हुआ है। पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को क्या करना पड़ता था, मेडिकल बोर्ड सेटअप करना पड़ता था, बट अब उसे सेटअप नहीं करना पड़ता है। 2018 तक सेटअप करना पड़ता था, अब उसे सेटअप नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो वही एग्जीक्यूटर का नाम देगा कि हाँ यही बंदा बताएगा कि हाँ कॉन्सेंट देनी है या नहीं देनी है। यूथेनेशिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। व्हाट इज़ यूथेनेशिया? यूपीएससी जीएस पेपर 2 हेल्थ में आएगा। यूथेनेशिया एक पेनलेस किलिंग ऑफ ए पेशेंट है, मतलब बिना दर्द हुए उसको मार देना। यूथेनेशिया ये पेनलेस किलिंग ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल और पेनफुल डिजीज़, मतलब उसको पता है कि वो मारा जाएगा, वो मर जाएगा अगर उसको दवा मिले भी तो 2 टाइप की यूथेनेशिया होती हैं, जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया ना वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। पैसिव और एक्टिव यूथेनेशिया जो नई चीज़ें हैं। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है, इंजेक्शन मेडिकल टू कॉज पेशेंट टू डाई, पॉइजन दे देंगे। पैसिव यूथेनेशिया में लाइफ सपोर्ट मशीन, फीडिंग ट्यूब ये छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। राइट टू डाई, हमारे सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हमें मरने का भी अधिकार है। हु किसको, एन एडल्ट विद ए साउंड एंड हेल्दी माइंड कैन मेक ए लिविंग विल, बता सकता है कि उसमें तक अगर वो सही है तो एक एग्जीक्यूटर का नाम दे देगा उस मेडिकल स्टाफ को। तो आई होप आपको ये भी आ चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एडोलेसेंट इंडिया। ये पूरा यही बता रहे हैं कि बच्चे कब मैच्योर नहीं होते, कब होते हैं, पूरा वही चीज़ें हैं। भारत के संविधान ने फ्रीडम दी है। मैं कहूँगा आप इस आर्टिकल के बदले आप क्या कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत के फंडामेंटल राइट्स के पूरे चैप्टर पढ़ सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का ये आर्टिकल है, यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं राजौरी और पूंछ, उसमें देखना पड़ेगा, और यहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर डिवीज़न में, राइट। तो रेगुलर इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक डिमांड है, डिमांड फॉर रिवाइवल ऑफ अस्टवाइल विलेज डिफेंस कमिटीज़, वीडीसी बनाने की बात की जा रही है। वीडीसी कमेटी क्या करती है? वीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। वहाँ की मिलिटेंसी जब बड़ी रहती है, टेररिज्म बढ़ा रहता है। वीडीसी इवन ये भी होता है कि देखिए वहाँ के जो लोग होते हैं, जम्मू के लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन कर दिया आर्मी पर्सन ने, तो जो वीडीसी होती है, जो लोकल लोग होते हैं, वो बता देते हैं कि नहीं ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 अमेंडेड इन 2020, और जिसने बोला कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बताएंगे। और सिंपल सी बात है, अगर कहीं पर मिलिटेंसी बढ़ रही है तो इसका सिंपल सा रीज़न यही है, मिलिटेंसी अगर बढ़ेगी तो उसको काउंटर कैसे किया जा सकता है। जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उनको एम्पावर करना चाहिए। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसे रीजन जहाँ पर मिलिटेंसी टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए, एक ऑप्शन है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर लोकल इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर देना चाहिए, जैसे वीडीसी और डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट है, इट इज़ अबाउट मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस बार के बजट 2023 ने 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, जो कि जीडीपी का 0.2% भी नहीं है।
तो वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि 1.6% जीडीपी तक तो मनरेगा का होना ही चाहिए। मनरेगा होता क्या है, देखिए 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी, उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो उन लोगों ने मनरेगा शुरू कर दिया, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने। इसमें जो भी ग्रामीण क्षेत्र के अनस्किल्ड लेबर होंगे उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अभी कोविड-19 के बाद 150 दिन का भी किया जा रहा था, राइट, पर 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। बट मनरेगा के बारे में बात करनी चाहिए कि मनरेगा एक डिमांड ड्राइवर लॉ है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती काम दे दो। सपोज हिमाचल प्रदेश में अगर स्कूल की बिल्डिंगें बननी है तो मनरेगा का काम स्कूल की बिल्डिंग में होना चाहिए, नहीं कि नहर बनाओ, ठीक है। उत्तराखंड में अगर नहर बननी है तो ऐसा नहीं कि यार स्कूल की बिल्डिंगें बना दो। तो डिमांड ड्राइवन होना चाहिए और विद इन 15 डेज तो लोगों को काम मिल जाना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे भी आए हैं कि बहुत सारे राज्यों ने 2 महीने का काम करा लिया है लोगों से, पर उनको अभी भी उनका क्या नहीं दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है मलेशिया। मलेशिया में कोalition की सरकार है, मिक्स करके पॉलिटिकल पार्टीज नई नई सरकारें बना रही हैं मलेशिया में। और मलेशिया में जो लोअर हाउस होता है, जैसे यहाँ तो लोकसभा कहते हैं, पर यहाँ कहते हैं, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था, दीवान रखियत लोअर हाउस को कहते हैं, जो कि है एक है मलेशियन पार्लियामेंट का। नाउ देखिए, इतना ही पूरा जो आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है। डीप फेक्स क्या होते हैं, जनरली जो मिमिक किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किसी एक मॉडल को, जैसे अमिताभ बच्चन को कुछ बुला दिया जाएगा, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। अब इसको आपको नहीं करना है, राइट। और कुछ है काम का जो आपको करना है, बिल्कुल भी नहीं। ये वाली न्यूज़ है, नेवल एलसीए लैंड्स ऑन विक्रांत, फर्स्ट एरोप्लेन टू टच डाउन। आईएनएस विक्रांत क्या है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिजीनियस है। वर्ल्ड की रिपोर्ट में देखते हैं, चाइना लॉजेस प्रोटेस्ट ओवर, वही यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके बैलून को फोड़ दिया, वही बात है। इजरायली ट्रूप्स किल 5 पैलेस्टीन इन जेरो, इंडिया टू सेंड डिजास्टर रिलीफ टीम्स टू क्वैक, टर्की और सीरिया में जो 2500 लोग मिले हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।